सीट क्रिएशन करते हैं, कोई भी अपने पास एक प्रोजेक्ट आता है, चाहे वो किसी भी क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, आपका खुद का प्रोजेक्ट है, या आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं वहाँ के प्रोजेक्ट है, तो आपको एक सीट क्रिएशन करनी होती है। और उस सीट के अंदर आप वेबसाइट के अंदर जो जो इश्यू होते हैं, जो उसकी ट्रैफिक वगैरह मेजर करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको उस सीट के अंदर ऐड करनी होती है। जैसे कल के सेशन में देखा था कि कैसे हम हेडिंग वगैरह का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, यहाँ से हम हेडिंग वगैरह ऐड करते हैं, आगे ऑल टेक्स्ट वगैरह कैसे उसको मॉडिफाई करता है। सेम इसी चीज़ के अंदर ऑन पेज के काफ़ी फैक्टर्स देख लिए थे, मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन की स्प्लिट कैसे करते हैं, चेकलिस्ट वगैरह, फिर परफॉर्मेंस वगैरह, वेबसाइट इंफॉर्मेशन की टैब, एंड परफॉर्मेंस के अंदर हम डाटा को मेजर करते हैं। ये टैब्स आपकी डिपेंड करते हैं कि आप किस हिसाब से अपनी रिपोर्ट को क्लाइंट के पास भेजते हैं, किस फ्रीक्वेंट के हिसाब से, लाइक 7 दिन के बाद, 14 दिन के बाद, 21 दिन के बाद, जो भी आपका एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन रहेगा उस ड्यूरेशन के बेस पे वो चीज़ रहेगी। ऑन पेज एसईओ के इश्यू को फाइंड करने के लिए हमने जिसकी बात करी थी, दैट इज़ द एक एक्सटेंशन आता है, दैट इज़ द डिटेल एसईओ एक्सटेंशन। तो इस डिटेल एसईओ एक्सटेंशन के थ्रू हमने वेबसाइट के जितने भी एरर्स थे, जितने भी चीज़ें थे, वो फाइंड आउट करे थे। सो अभी हमने यहाँ पे इमेज एल टेक्स्ट फाइंड करना सीख लिया है, सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, ऑन पेज के भी मेन मेन इशू हम देख चुके हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपने को मैनुअली फाइंड करनी होती है, या फिर आप एक ऑडिट टूल भी यूज कर सकते हो। मान लीजिए हम इस वेबसाइट की बात कर रहे हैं, इस वेबसाइट की एक ऑन पेज ऑडिटिंग करने के लिए हम टूल्स भी यूज कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम इस टूल्स के साथ देख रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि जैसे तुम अपनी वेबसाइट की यूआरएल यहाँ पे एंटर करोगे, जो तुम्हारी मेन वेबसाइट की यूआरएल है, एंड जैसे तुम एनालाइज पे क्लिक करोगे तो तुमको ये तुम्हारी वेबसाइट की जितना भी इश्यू पार्ट है, लाइक ऑन पेज का जो जो इश्यू आता है सिंगल सिंगल पेज का, तुमको यहाँ पे यूआरएल एंटर करनी होगी, और यहाँ पे तुमको सब बता देगा कि तुम्हारा आउट ऑफ 100 कितना स्कोर है अभी। जैसे 78 है, हाई इश्यू कितने हैं, मीडियम इश्यू कितने हैं, लो इश्यू कितने हैं, कितने टेस्ट पास हुए हैं, ये फुल डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हेलो। हेलो। हेलो सर। हाँ, सर ये कौन सा टू है, मतलब कौन सी ऐप है ये? ये तो अपनी है खुद की, जो अपने टूल्स क्रिएट कर रखा है ना, दैट इज़ द audit.amjamsolutions.com। अच्छा इसके थ्रू अच्छा। तुम वेबसाइट की ऑडिटिंग वगैरह कर सकते हो। बाकी तुम्हारे पास फ्री के टूल्स भी काफ़ी मिल जाएंगे नेट पे, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी। तुमको बस केवल यहाँ पे गूगल के अंदर आना है, इसमें लिखना है कि वेबसाइट, जैसे तुम वेबसाइट ऑन पे जैसे चेक कर लिखोगे तो तुम्हारे पास ये टूल्स आ गए। ये काफ़ी टूल्स है जिनका तुम अपने यूज कर सकते हो, सेम काम करेंगे जितने भी ये रहेंगे, सबका सेम रहेंगे। इसमें जस्ट आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल एंटर करना है और सर्च कर लेना है, तो आपको पूरी इसी टाइप से रिपोर्ट क्रिएट करके दे देंगे। अब इसके अंदर ओके तुमको सर। यहाँ पे चीज़ें बता रहे हैं, जैसे सबसे पहले टाइटल, कि इसके पास टाइटल टैग है, और टाइटल की हम मैनुअली यहाँ पे देख चुके थे कि हम कैसे फिक्स करते हैं टाइटल को, वो चीज़ हम यहाँ पे देख चुके थे। मेटा डिस्क्रिप्शन का भी देख चुके थे, हेडिंग भी देख चुके थे। कंटेंट कीवर्ड, ये कंटेंट कीवर्ड बताता है कि जो तुमने ये होम पेज क्रिएट कर रखा है, इस होम पेज के अंदर कौन कौन से कीवर्ड ऐड किए हुए हैं। जैसे डेमो वन, क्रिएटिव, जनित यादव, ये तुम्हारे जस्ट एक कीवर्ड का बताता है कि तुम्हारा कंटेंट किस किस कीवर्ड के हिसाब से है। ये थोड़ी लिमिटेड रिपोर्ट दिखाता है, बाकी तुम इसको रजिस्टर करोगे तो तुमको यहाँ पे पूरी रिपोर्ट दिखा देगा वो। अब यूआरएल फ्रेंडली, जो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल होती है, ये एक मेन इश्यू आता है, ये बताता है जो आपकी टॉप की यूआरएल है। जैसे अभी मेन डोमेन आ रही है, दैट इज़ द janityadav.com। यदि इसके अंदर स्लैश करके कुछ इस टाइप से कोई वर्डिंग हो, जो एक ह्यूमन जो होता है, जैसे कोई भी एक इंसान होता है, वो उसको आसानी से समझ नहीं सकता, वो होती है नॉट फ्रेंडली यूआरएल। तो हमेशा अपनी यूआरएल को फ्रेंडली रखना है, कि कोई भी विजिटर आए, कोई भी यूजर्स आए, तो उस यूआरएल को याद भी कर सके, और जिस कीवर्ड को हम टारगेट कर रहे हैं उस कीवर्ड के ओरिएंटेड आपको यूआरएल को रखनी है। जैसे अबाउट मी की पेज की बात कर रहे हैं, तो यूआरएल सिंपल सी होनी चाहिए कि आपकी डोमेन का नाम, और डोमेन के नाम के बाद आपका जो पेज का नाम है वो।
इस हिसाब से जब हम पोर्टफोलियो की बात करेंगे, अभी इसके अंदर क्या आ रहा है, पेज आईडी इक्वल टू करके ये, इसको हम फिक्स करेंगे। इसकी यूआरएल होनी चाहिए janityadav.com/portfolio, इतनी यूआरएल होनी चाहिए, क्योंकि यूआरएल एक ऐसा फैक्टर्स होता है जो सर्च इंजन भी उस यूआरएल के थ्रू कंटेंट को एनालाइज करता है कि पेज किसके बारे में बात कर रहा है। तो हमेशा याद रखना कि यूआरएल के अंदर आप अपना कीवर्ड इंक्लूड करें, जिस भी कीवर्ड पे आप टारगेटिंग कर रहे हो तो उसमें कीवर्ड को इंक्लूड करें। जिसमें तुमको नेट पे दिखाऊं यहाँ पे, इफ़ वी सर्च, यदि हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में कोई भी कीवर्ड को सर्च करते हैं तो तुमको काफ़ी मिल जाएगा। जैसे हमने सर्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये जो रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ द पेड कैंपेन। अब हम चलते हैं फ्री वाले में, जो ऑर्गेनिक, जो एसईओ के थ्रू आ रहे हैं। अब मान लीजिए उडमी का आ रहा है, जब हम इसको देखते हैं तो यूआरएल के अंदर तुमको ये तो एक अलग से किसने पैरामीटर लिया है मेजर करने के लिए। बाकी तुमको यहाँ पे यूआरएल का ये पार्ट है मेन, इतना। इसके अंदर तुम देखो यहाँ पे कोर्सेज के अंदर लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सो इसने अपनी यूआरएल के अंदर क्लियर दिखा रखा है कि हमारा कीवर्ड क्या है, हम इस पेज को किस कीवर्ड के बेस पे टारगेट कर रहे हैं। सो यूआरएल जब भी आप लिखते हैं तो उसके अंदर हमेशा याद रखें कि जो भी आपका कीवर्ड होता है उस कीवर्ड को ही टारगेट करें यूआरएल के अंदर, ताकि क्या होता है कि आपकी वेबसाइट भी थोड़ी फास्टली रैंक होनी स्टार्ट हो जाएगी। 404 पेज होता है आपकी वेबसाइट। जब भी आप ऑडिटिंग करते हो तो सबसे पहले उसके अंदर आपको चेक करना है कि आपकी 404 पेज है या नहीं है। अब जैसे यूआरएल का जो पार्ट होता है तो तुम यहाँ पे एक अलग सीट क्रिएट कर सकते हो, प्लस पे क्लिक करके, और यहाँ पे रीनेम पे क्लिक करके यूआरएल के नाम से ऐड कर सकते हो या फिर लिंक्स के नाम से ऐड कर सकते हो। अब इस सीट के अंदर तुमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा पेज नेम, और इसके अंदर तुमको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे करंट यूआरएल, जो अभी फ़िलहाल यूआरएल है। आगे इसके अंदर आएगी सजेस्टेड यूआरएल। सजेस्टेड यूआरएल यहाँ पे है, तो सजेस्टेड यूआरएल होगी जो हम सजेस्ट करेंगे कि तुम्हारी यूआरएल होनी क्या चाहिए। जैसे इसको हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग सही सी कर देते हैं, बोल्ड कर दिया, इसको थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा दिया एंड थोड़ी सी यहाँ पे गैप दे देंगे। ठीक है। अब बात करें जैसे पोर्टफोलियो पेज है, इस पेज की यूआरएल यहाँ पे क्या होनी चाहिए। जैसे अब हम बात करें पोर्टफोलियो पेज की, तो सबसे पहले आप इस पेज का नाम कॉपी कर लो। यहाँ पे हम पेज का नाम ऐड कर देंगे, और उसके बाद जो यूआरएल, जो अभी फ़िलहाल यूआरएल आ रही है वो क्या है, वो अभी ये आ रही है। अपने को क्या करनी है कि हम इस यूआरएल को कैसे रखेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूआरएल को पेस्ट करो और इसके अंदर तुम जो भी वैल्यू तुमको रखनी है वो मॉडिफाई करके तुम ऐड कर दो। जैसे पोर्टफोलियो ऐड कर दिया तो यूआरएल पोर्टफोलियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम यूआरएल कह रहे हैं कि अभी जो फ़िलहाल ये यूआरएल है, इस यूआरएल को हटा के आप यहाँ पे इसको कर दो। अब बाकी जब तुम्हारे कोई यूआरएल होती है, जैसे अबाउट मी की यूआरएल है, ये तुमको लग रहा है ठीक है, तो तुम यहाँ पे एक इसमें ऐड भी कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम करना चाहो तो कर दो, नहीं तो नहीं। अब करंट यूआरएल है, इसके अंदर तुम अपनी जो फ़िलहाल की यूआरएल है वो मेंशन कर दो, और सजेस्टेड के अंदर एन कर दो। एन का मतलब होगा कि वो अभी हम उसमें कोई भी चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो दीपक भाई। अब इसके अंदर इस यूआरएल का बेसिकली यही होता है कि जो आपका मेन पार्ट है ये वाला, ये तो आपका होता है डोमेन का नाम, और अबाउट मी है, ये होगा आपकी यूआरएल। ये पूरी एक यूआरएल होती है, बट ये जो डॉट कॉम तक है दैट इज़ द डोमेन नेम। ठीक है, आपकी सिंगल सिंगल का जैसे क्लाइंट की पेज है तो क्लाइंट के पेज का भी अपना यहाँ पे एक यूआरएल जनरेट हो जाता है, ब्लॉग्स के पेज का भी एक अलग जो यूआरएल जनरेट हो जाएगा। अब तुम सिंगल इस पे क्लिक करोगे तो इसका भी एक यूआरएल जनरेट हो जाता है। तो इसी हिसाब से जितने भी तुम क्रिएट करते जाओगे उनका एक सेपरेट सेपरेट पेज की अलग अलग यूआरएल क्रिएट होती रहेगी, तो उनके इश्यू को तुम यहाँ पे फिक्स करके सीट के अंदर ऐड कर सकते हो।
अब हम आगे चलते हैं। 404 पेज, 404 पेज का मतलब आता है जैसे इश्यू नीड टू फिक्स है। अब जैसे यहाँ पे 404 पेज की बात कर रहे हैं, वेबसाइट इन्फो के अंदर जाना और इसके अंदर 404 पेज, इसके अंदर तुम ऐड कर सकते हो कि है तो डन लिख देना बेसिकली अपने पर्पज के लिए कि इस वेबसाइट के अंदर 404 पेज है या नहीं है। यदि 404 पेज है या नहीं है तो तुमको इस सीट के अंदर जाना है। एक जो ऑन पेज इश्यू था या फिर वेबसाइट इश्यू की एक सीट क्रिएट कर लेना है वहाँ पे। इसके अंदर जाके तुम यहाँ पे लिख दोगे कि हमारी वेबसाइट के अंदर 404 पेज नहीं, उसको क्रिएट करना है। 404 पेज का मतलब होता है कि जो तुम्हारी डोमेन नेम है इसके बाद कोई भी वर्ड टाइप करता है, एंटर करता है, तो वो पेज पे जाना चाहिए, दैट इज़ 404, ये वाला पेज होता है। इसको हम कहते हैं नथिंग, यानी आपकी वेबसाइट के अंदर कोई भी यूजर्स आके ऐसी यूआरएल को एंटर कर देता है कि वो यूआरएल आपकी डोमेन के अंदर नहीं है, यानी आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं है, तो उस टाइम 404 पेज ओपन होता है। तो जब भी कभी भी यूजर ऐसी एंट्री को रखता है, ऐसे यूआरएल को एंटर करता है, तो वहाँ पे 404 पेज ओपन करवाना अपने को ज़रूरी होता है। सो जब भी तुम एसईओ का पेज का, सर हाँ, सर, तो इस केस में तो 404 ऑटोमेटिक वो जनरेट हो ही जाता है। कस्टम कोड की वेबसाइट में क्रिएट नहीं होता, वो होस्टिंग के पे रिडायरेक्ट करता है। अच्छा अच्छा, मतलब वर्डप्रेस में वो ऑटोमेटिक हो जाता है ना। इसमें एक ऑटोमेटिक अच्छा फाइल अच्छा। होती है। जी जी। ठीक है, तो ये होता है 404 पेज। 404 पेज आपकी वेबसाइट में इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी जब तुम इसको यूज़ करो तो आपकी वेबसाइट में होना चाहिए। आगे आती है रोबोट डॉट टी फाइल, जो हमने बात करी थी कि आपकी वेबसाइट के अंदर रोबोट डॉट टी फाइल होनी चाहिए, जो तुम मेजर कर सकते हो यहाँ पे। आपकी डोमेन के बाद स्लैश करके रोबोट डॉट टी ऐड करना। हेलो हाँ संजय। हेलो सर, हाँ, थोड़ा सा जूम कर दीजिए, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है सर। अभी ठीक है। अब ठीक है, ठीक है। रोबोट डॉट टी की जो फाइल होती है वो तुमको दिखाता है कि इसके अंदर तुम कौन कौन से पेज को इंडेक्स नहीं करवाना चाहते, ये कैसे क्रिएट करते हैं, कौन से इसमें यूआरएल ऐड करते हैं। वो सारी चीज़ें हम साइट मैप की क्लास में देख चुके हैं, टेक्निकल एसईओ की क्लास में, जिसमें रोबोट डॉट टी की क्रिएशन करना, उसमें यूआरएल ऐड करना, उसमें साइट मैप का यूआरएल ऐड करना। तो यहाँ से जस्ट अपने को एक इश्यू पता लगता है कि रोबोट डॉट टी आपकी वेबसाइट के अंदर है या नहीं है। फिर ये नो इंडेक्स आता है। नो इंडेक्स का मतलब होता है कि जो हमने बात करी थी कि जैसे आपकी मेन डोमेन है, अब इस मेन डोमेन को हम कंट्रोल यू करते हैं, कंट्रोल प्लस यू, या फिर तुम यहाँ पे भी कर सकते हो कि ये 3 डॉट आपको यहाँ पे दिख रही है, इसके ऊपर आने के बाद मोर टूल्स पे क्लिक करना, डेवलपर टूल्स पे। जैसे तुम करोगे तो तुमको कोड यहाँ पे भी दिख जाएगा। अदरवाइज सोर्स कोड को देखने के लिए सिंपल तुम कंट्रोल प्लस यू एंटर कर देना। जैसे तुम कंट्रोल प्लस यू करोगे तो इस टाइप के तुम्हारे पास कोड आ जाएगा, लाइन रैप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना। अब तुमको यहाँ पे एक इंडेक्स टैग दिखाई देगा, ये वाला। यदि तुमको वैसे ना दिखाई दे तो तुम कंट्रोल एफ करके इंडेक्स यहाँ पे सर्च कर लेना, तो तुमको इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे टॉप पे, ये वाला मेटा नेम इक्वल टू रोबोट्स कंटेंट इंडेक्स। यदि ये इंडेक्स टैग है तो हम सर्च इंजन के जितने भी क्रोलर्स होते हैं, जितने भी बोट्स होते हैं, हम उनको ये गाइड करते हैं कि आप हमारे इस पेज को इंडेक्स कर लो। जब वो इस पेज को इंडेक्स कर लेगा तो गूगल के जितने भी सर्च इंजन होंगे वो अपने इस पेज के कंटेंट को दिखाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यदि आप इस पेज को इंडेक्स नहीं करवाना चाहते सर्च इंजन के अंदर तो आपको यहाँ पे नो इंडेक्स टैग लगाना होता है, जो कि हम वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर से करते हैं, जो हम देख चुके हैं क्लास के अंदर। आगे चलते इसके अंदर, आगे आता है इन पेज लिंक। इन पेज लिंक का मतलब होता है कि नंबर ऑफ लिंक्स ऑन द वेब पेज।
ऐसा भी नहीं करना कि अब जैसे नंबर ऑफ़ लिंक्स की बात करते हैं कि जैसे आपकी ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर मोर प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, फिर कोई और लिंक यहाँ पे तुमको दिखाई देगी। कॉन्टैक्ट अस पे मैंने क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट अस के पेज पे मैं चला जाऊँगा। तो इस हिसाब से अपने को ये देखना है कि आपकी वेबसाइट के अंदर ऐसा मत करना है कि एक पेज के अंदर आपने 50-50 लिंक लगा दी। दैट इज़ नॉट यूज़फुल। अब इसके अंदर यहाँ पे कंडीशन दिखा रहा है कि इन पेज लिंक है वो आपकी फिट है कि आपके पेज में जितने भी आपको इन पेज लिंक यहाँ पे ऐड करनी थी वो की हुई है। द इन पेज लिंक शुड बी kept at a minimum to avoid issue with search engine not be able to crawl additional link। कहने का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे janityadav.com के मैं होम पेज पे गया, अब गूगल का सर्च जो क्रोलर्स आएंगे, सर्च इंजन के जो क्रोलर्स आएंगे, वो तुम्हारी पहले तो इस यूआरएल को इंडेक्स करेंगे, इस यूआरएल को रीड करना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे इसने इस यूआरएल को मतलब रीड करना स्टार्ट किया, पढ़ना शुरू किया, तो इसके अंदर जितना भी कंटेंट आएगा वो उसको भी पढ़ेगा। जब उसको पढ़ेगा तो यहाँ पे लिंक्स भी आएगी। अब वो उस लिंक्स पे क्लिक करके उस पेज को भी उसको क्रोलर्स देखेंगे जो दूसरा पेज ओपन होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि आप अपने पेज के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ़ लिंक्स रखें जितने कि यूज़फुल होते हैं। यदि आप ज़्यादा नंबर में अनयूज़फुल लिंक भी ऐड करते हो तो उससे क्या होगा कि जो गूगल्स के क्रोलर्स होंगे वो आपके पेज को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लिंक्स है तो उसको भी चेक करने लग जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वेब पेज की लैंग्वेज बताता है कि आपकी सर लैंग्वेज। सर ये कितना लिंक होना चाहिए वैसे एक पेज पे? जैसे मान लीजिए होम पेज पे कितना लिंक होना चाहिए? ऐसे कोई फिक्स नंबर नहीं है, इतना रखो कि तुमको अच्छा जितना, अच्छा। तो मतलब कस्टमर को भी एक ऐसा ना लगे कि उन्होंने जस्ट पेस्टिंग पेस्टिंग की है। और ऐसा भी नहीं जी होना जी। चाहिए कि तुम लिंक ऐड नहीं कर रहे हो, क्योंकि वहाँ से हमको एक पेज से दूसरे पेज पे भी कस्टमर को रिडायरेक्ट करना है। यस। ऐसे कोई मिनिमम नंबर की या मैक्सिमम नंबर की कोई वो नहीं है। ओके ओके। बट ये ऐसा है कि जहाँ पे तुमको लग रहा है कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वहाँ पे तुम ऐड कर दो। आगे चलते हैं, ये बताते हैं कि लैंग्वेज किस वेब पेज की लैंग्वेज कौन सी है। वेब पेज की लैंग्वेज को देखने के लिए सिंपल आप यहाँ पे कंट्रोल यू करोगे, और कंट्रोल यू करने के बाद जो भी तुम्हारी लैंग्वेज यहाँ पे दिखाई दे रही है, HTML lang इक्वल टू en-us, तो ये तुम्हारी लैंग्वेज यहाँ पे आ रही है, en-us। अब कहता है कि फैव आइकॉन कि इस वेबसाइट के अंदर फैव आइकॉन है या नहीं है। फैव आइकॉन कौन सा होता है जो तुमको ये टॉप पे दिखाई दे रहा है, डेमो 1, ये लेफ्ट में जो तुमको ये छोटा सा लोगो का पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, दिस इज़ द फैव आइकॉन। इसने यूआरएल भी यहाँ पे दे दी, इस यूआरएल को तुम यहाँ पे देख सकते हो, तो ये आपका फैव आइकॉन है। और ये फैव आइकॉन तुमको कोड के अंदर भी दिख जाएगा यहाँ पे। ये तुम्हारा फैव आइकॉन हो गया। और तुम जैसे भी तुम्हारी कोड की वेबसाइट है उसके अंदर भी तुम ऐड कर सकते हो, वैसे भी तुम यहाँ पे कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट कस्टमाइजर के अंदर जाके, जो हमने वर्डप्रेस की क्लास में डिस्कस किया था उस हिसाब से। अब इसके अंदर हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है टेक्स्ट, मतलब जो HTML फाइल का जो साइज है, मतलब जो ये पेज आपका दिख रहा है यहाँ पे, इसको किसी के अंदर कोड है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर कोडेड है। तो कौन सी लैंग्वेज के अंदर कोड होता है? HTML के अंदर हम इस पेज को डिज़ाइन करते हैं, CSS से इसके स्टाइलिंग करते हैं, और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इसमें क्लिक वगैरह पे वो करते हैं। जैसे कोई इस पर क्लिक करेगा तो ये नीचे जा रहा है, इस पर कोई क्लिक करेगा तो ये मतलब एक्सपेंड हो रहा है, फिर माइनस पे क्लिक करेगा तो दोबारा से कोलैप्स हो रहा है। तो ये जितना भी काम होता है, जिस इस टाइप की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट या जेक्वेरी का यूज़ करते हैं। अब ये कहता है कि लोड टाइम, जो ये पेज आपका लोड हो रहा है, यानी कोई भी इसको लोड करेगा पेज को तो कितने टाइम में हो रहा है? अभी 0.73 सेकंड में हो रहा है। यदि आपका वेब पेज 2 से 3 सेकंड के अंदर लोड हो रहा है तो दैट इज़ फाइन, आपका वेब पेज ठीक है। हमेशा ट्राई करें कि आपके वेब पेज को आप कम से कम समय में लोड करवाएं। कि ऐसा क्यों कहते हैं हम कि कम से कम समय में? क्योंकि क्या होता है कि जैसे कोई यूजर्स आएगा, मान लीजिए दीपक आया,
दीपक ने इस वेबसाइट janityadav.com सर्च की। यदि ये एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन, जहाँ तक दीपक का पेशेंस है, उस टाइम तक वो ओपन नहीं हुई, तो दीपक छोड़ के चला जाएगा वेबसाइट को। तो ये चीज़ होता है कि अपने बाउंस रेट को कम करने के लिए आप हमेशा अपनी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज रखें, ताकि आपकी वेबसाइट है वो फास्टली लोड हो जाए, और फास्टली लोड होगी तो विजिटर्स जो देखेगा उस वेबसाइट को, वो भी उस वेबसाइट के साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये बाकी ये थोड़े वैसे टाइप आ जाते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती। ये डॉम साइज होता है, डॉम साइज आपके कंटेनर वगैरह का है। बाकी ये डॉक टाइप आता है, डॉक टाइप आपको यहाँ पे दिखाया जाता है कि डॉक टाइप कौन सा है। जो तुमको यहाँ पे सबसे पहला दिखाया गया है डॉक टाइप HTML की, जो डॉक्यूमेंट आपका जो कोड लिखा हुआ है वो किसके अंदर लिखा हुआ है, HTML के अंदर। ये मेटा करेक्टर सेट आता है, करेक्टर सेट तुमको UTF-8 मिल जाता है, ये HTML के अंदर आता है। करेक्टर सेट की जो वैल्यू होती है हर टाइप के पेज की डिफरेंट डिफरेंट होती है, जैसे UTF-8 हो गया। अब आगे चलते इसके अंदर साइट मैप पूछा जाता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर साइट मैप है। यदि साइट मैप नहीं है तो तुमको यहाँ पे नहीं दिखाएगा। अब जैसे इसके अंदर दिखा रहा है कि दिस वेबसाइट हैज़ द साइट मैप, जैसे ये URL दिखा रखा है, इस URL पे तुम क्लिक करके देख सकते हो कि वेबसाइट के अंदर साइट मैप है, साइट मैप के अंदर कौन कौन से पेज है, वो चीज़ तुमको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आगे चलते इसके अंदर सोशल लिंक यहाँ पे दिखा दिया कि इस वेबसाइट के अंदर कितने लिंक्स हैं। जो सोशल मीडिया के लिंक तुमने ऐड किए हुए हैं वो यहाँ पे दिखा देगा। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि तुम्हारी लिंक काम की है या नहीं है। जो तुमको लग रहा है कि काम की नहीं है उसको तुम हटा सकते हो। अब कंटेंट के दिखा दिया कि इस पर्टिकुलर पेज, अभी फ़िलहाल हम होम पेज को एनालाइज कर रहे हैं, तो इस होम पेज के अंदर कितने वर्ड्स हैं। जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो कि अभी 1167 वर्ड है केवल इस पेज के ऊपर। तो इस हिसाब से हम अपनी वेबसाइट का कुछ जो मेन फैक्टर्स होते हैं उनको हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं इन टर्म ऑफ सारी चीज़ों में, जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, ओल्ड टेक्स्ट, ये सारी चीज़ों में। संजय कोई क्वेश्चन हो? सर इस खुद का टूल्स है जो ये पेज है ना, अच्छा ये अच्छा तो हमने खुद का एक कस्टम टूल क्रिएट कर रखा है, तो उसके ऊपर है यहाँ पे। अच्छा अच्छा जैसे तुम audit.amazonsolutions.com पे भी जाओगे तो तुमको ये पूरा टूल्स मिल जाएगा। ठीक है सर, समझ गए समझ गए। अब इसके अंदर जैसे तुम यहाँ पे रजिस्टर वगैरह करोगे ना, तो तुमको ये पूरी रिपोर्ट यहाँ पे निकाल के दे देता है, न्यू रिपोर्ट। जैसे इसने यहाँ पे पूरी वेबसाइट की रिपोर्ट करके दे दी, इसके अंदर तुमको पूरी मिल जाएगी कि डिस्क्रिप्शन अभी क्या है। जो तुम एक्सटेंशन के थ्रू देख रहे हो यहाँ पे भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पे टोटल कितनी इमेज दिखा रखी है, 32, तो इमेज की URL भी दिखा देगा कौन कौन सी इमेज ऐड की हुई है। हेडिंग भी दिखा देगा कौन सी H1 हेडिंग ऐड की है, कौन सी H3 हेडिंग ऐड की है। और इसके हम यहाँ पे PDF भी जनरेट कर सकते हैं। प्रिंट के अंदर जाएंगे ना, तो ये रिपोर्ट भी तुम अपने क्लाइंट वगैरह को डायरेक्ट भेज सकते हो। ये पूरी PDF आ जाएगी इसकी वेबसाइट की। सर इसको क्या कहते हैं, ऑन पेज रिपोर्ट? ये वेबसाइट ऑडिट रिपोर्ट होती है, इसके अंदर टेक्निकल का भी पार्ट आता है, ऑन पेज का भी आता है, तो कुछ कुछ मिला के सभी कहा जाता है थोड़ा थोड़ा। जैसे तुम यहाँ पे देखोगे SEO के अंदर टाइटल ऑन पेज आता है, डिस्क्रिप्शन ऑन पेज हो गया, हेडिंग ऑन पेज हो गया, और कीवर्ड भी जी ऑन सर। पेज का आता है। 404 पेज टेक्निकल का आता है, URL टेक्निकल का आता है, ये भी टेक्निकल, ये भी टेक्निकल 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 टेक्निकल
फिर ये अपना टेक्निकल आ जाता है, जितने भी पार्ट होती है परफॉर्मेंस के अंदर। ठीक है, तो ये इस दोनों का मिक्सर आता है। तो इस हिसाब से हम अपने क्लाइंट की रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, चाहे वो ऑन पेज करें। अब बात करते हैं कि इसमें ऑफ पेज ऐसी रिपोर्ट कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि इमेज सबमिशन वगैरह जब आप करते हो तो उसका कैसे आप करते हो। तो यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सीट को रीनेम कर देना। जैसा हमने डिस्कस किया था कि ऑफ पेज के अंदर मल्टीपल टाइप की एक्टिविटी होती है। इट कैन बी इमेज सबमिशन, क्लासिफाइड, ब्लॉग सबमिशन। आप बिजनेस लिस्टिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसकी एक अलग अलग सीट क्रिएट हो जाएगी। मान लीजिए इमेज सबमिशन कर रहे हैं तो इस सीट का नाम हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, दैट वन इज द इमेज सबमिशन। अब जैसे हम इमेज सबमिशन ये सीट का नाम ऐड करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे वेबसाइट लिंक, कि हम किस वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक्स को क्रिएट करेंगे, किस वेबसाइट के ऊपर इमेज सबमिशन को क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे लाइव इमेज यूआरएल। लाइव इमेज यूआरएल का मतलब होगा कि जिस वेबसाइट पे हमने क्रिएट की तो वो अपने को एक यूआरएल जनरेट करके देता है, वो यूआरएल कौन सी है। अब जैसे वेबसाइट के अंदर बात की थी हमने, यहाँ पे इसको वेबसाइट। अब जैसे इमेज सबमिशन अपने को करना है तो नेट के ऊपर हम जैसे जाते हैं इमेज सबमिशन साइट्स। जैसे आप इमेज सबमिशन साइट्स लिखोगे तो तुमको काफ़ी यहाँ पे साइट्स मिल जाएगी, जैसे 500 फ्री। ये जितनी भी साइट्स आपको दिख रही है 500 प्लस फ्री इमेज सबमिशन साइट, तो ये सभी साइट्स जो फ्री में अपनी होती है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑफ पेज एसईओ के क्लास में। जैसे ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपने इमेज सबमिशन क्रिएट किया तो ये लाइव यूआरएल देगा। तो जिस वेबसाइट पे क्रिएट करके उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, लाइव वाली वहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है सीट क्रिएशन करने का। हेलो बाकी हाँ, सर, मैं बैकलिंक्स का देख रहा था। ये वेबसाइट है ना बैकलिंक क्रिएशन का, तो सर उसमें भी सर वो चार्ज मांग रहा था, पे नाउ बत लिखा हुआ था। क्या मांग रहा था? मैं बैकलिंक्स देख रहा था ना सर क्रिएट करने का, हाँ, तो उसमें आगे जाने के लिए मतलब कुछ पैसे सर लगेंगे, पे नाउ लिखा हुआ था, फॉर्म वॉर्म भरना पड़ेगा। कुछ फ्री की वेबसाइट होती है, कुछ पेड होती है। फ्री की नहीं सर, वेब जो आप बोली थी ना ट्रैफिक टेल जिसमें लिखा हुआ था। ट्रैफिक, वो दोनों होती है। जो फ्री की वेबसाइट होती है ना, उसके अंदर वो जी कहता है कि जैसे आप बैकलिंक्स क्रिएट कर लेते हो तो एक वो दिखाता है कि आप इसको फीचर्ड करना चाहते हो क्या, टॉप पे दिखाना चाहते हो, तो उसके चार्ज लेता है। दूसरा है कि यदि जी आप अपनी वेबसाइट की बैकलिंक्स जो क्रिएट करी है उसको एक लॉन्ग टर्म तक रखना चाहते हो तो उसके चार्ज लेता है। जी बाकी फ्री में क्रिएट करते हो, फ्री की बैकलिंक्स क्रिएशन का जो आपका होता है वो ठीक होता है, उसमें कोई नीड नहीं होती। सर, फ्री का किस में क्रिएट करेंगे सर? सारी कौन सी वेबसाइट वेबसाइट? फ्री की है जो तुमको यहाँ पे दिखा रहा है। जी सर। ये अच्छा, जितनी ये भी, फ्री की है? ये सब फ्री की है। मोस्टली जो आपको दिया जाएगा फ्री में दिया जाएगा। क्या होता है कि जो फ्री में जो बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हो उसकी वैलिडिटी होती है वो 1 महीने तक, 15 दिन तक, इस हिसाब से होती है। यदि तुम उसको एक्सटेंड करना चाहते हो जब पे करना होता है, बाकी तुम एक दूसरी बैकलिंक्स दोबारा क्रिएट कर देना। सर 1 मंथ के लिए फ्री रहती है? अलग अलग है, सब वेबसाइट का अलग अलग सीन है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। सीट में कोई दिक्कत है? कैसे क्रिएट करते हैं, क्लाइंट को रिपोर्ट वगैरह कैसे भेजते हैं? तो लाइव यूआरएल में क्या रहेगा? जो भी तुम क्रिएट करोगे, जो तुमको यूआरएल मिलेगी, जो पेजेस जो के अंदर इमेज सबमिशन हमने की थी तो उसके अपने पास एक लाइव यूआरएल आई थी, वो वाली। ओके। कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं इसमें? तो ये पार्ट है टेक्निकल एसईओ का भी, जो हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं सिमेंटिक एसईओ। एक इसमें टर्म आती है, दैट इज द सिमेंटिक एसईओ। ये तुमको मार्केट में कहीं मिलेगा भी नहीं, ये टर्म्स कोई पढ़ाएगा भी नहीं। सिमेंटिक एसईओ, जैसे तुम गूगल के अंदर लिखोगे द सिमेंटिक एसईओ, ये तुमने सुना भी नहीं होगा। एसईओ के अंदर एक टर्म्स आती है, ये होता है
दीपक सारी वीडियो प्रैक्टिकल है, जितनी भी आपने डिस्कस की है वो सारी प्रैक्टिकल के बेस पे है। साइट मैप सबमिशन क्रिएशन करने सारी प्रैक्टिकल पे है। सेमेंटिक एसईओ क्या होता है? इज ए कंटेंट क्रिएशन स्ट्रेटेजी दैट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग यूजर इंटेंट एंड प्रोवाइडिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। इट यूज कॉन्टेक्स्ट एंड रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स टू इम्प्रूव सर्च इंजन रैंकिंग। ये एक ऐसा पार्ट होता है जो गूगल भी आजकल सेमेंटिक एसईओ में ही शिफ्ट हो रहा है। सेमेंटिक एसईओ जब तुम कंपैरिजन भी देखोगे ना, यहाँ पे सेमेंटिक एसईओ होता है कॉन्टेक्स्ट सेंट्रिक होता है, बट ट्रेडिशनल जो हम एसईओ करते हैं वो कीवर्ड ओरिएंटेड करता है। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आज जब भी तुम एसईओ की बात करते हो तो एसईओ की बात करते हो तुम कौन सा कीवर्ड है, तुम किस कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हो, तुम इसी फैक्टर्स के ऊपर बात करते हो। बट सेमेंटिक एसईओ को एक अलग तरीके से देखा गया है। सेमेंटिक एसईओ को इस वे में देखा गया है कि आप इसमें बात करोगे, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, तो आप कीवर्ड क्या हो सकता है आपका? डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। इसके रिलेटेड आपने एक पेज क्रिएट कर दिया। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन बैंगलोर, इसके रिलेटेड आपने दूसरा पेज क्रिएट कर दिया, यानी आप सिंगल सिंगल कीवर्ड की बात कर रहे हो, है ना। बट सेमेंटिक एसईओ के अंदर होता क्या है कि जैसे तुम डिजिटल मार्केटिंग की बात करोगे तो तुम उसमें कंप्लीट एक्सप्लेन करोगे डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, क्या बेनिफिट होता है, क्या इम्पोर्टेंट होती है, कहाँ पे ले सकती है सर्विसेज को। मतलब ऐसा होता है कि तुम किसी भी एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हो तो उस टॉपिक की कंप्लीट इंफॉर्मेशन या कंप्लीट चीज़ों को आप बताओगे। जैसे तुम यहाँ पे डेफिनेशन भी देख लोगे, जैसे यहाँ पे एक मील प्लान है। पहला यो मील प्लान क्या है? ये एक मील का प्लान है। अब इसके अंदर तुम्हारा कीवर्ड देख सकते हो जो भी तुम इसमें कवर कर सकते हो वर्डिंग को, फूड लिस्ट, वेजिटेरियन, इंडियन, डिलीवरी, रेसिपी, वेट लॉस। मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व कर सकती है। जब हम उन सभी चीज़ों की अपनी वेबसाइट के ऊपर बात करते हैं एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के रूप में, तब हमारी वेबसाइट उन सभी चीज़ों के ऊपर रैंकिंग भी आनी स्टार्ट हो जाती है और एक अथॉरिटी भी क्रिएट हो जाती है। आया समझ में इसका मतलब? सर थोड़ा और सही से बता दीजिए, नहीं अभी क्लियर हो पाया एकदम, एक बार रिपीट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे एससी रैंकिंग वालों ने बता रखा है एफिल टावर। एक बात किसकी गई है? एफिल टावर की। अब एफिल टावर, इसको मैं वैसे दिखा दे, बात की गई है एफिल टावर्स की। अब एफिल टावर्स एक नॉर्मल है कि इसमें हम जस्ट नॉर्मल सा लिख सकते हैं कि एफिल टावर वहाँ पे लोकेटेड है, ये इस टाइप का है, इतनी बिल्डिंग है, उसके अंदर वो चीज़ लिख सकता है। बट इस एफिल टावर के अंदर ये मेन है, ये जो पार्ट है इसके अंदर देखो कितनी चीज़ें अब आती है इस टॉपिक के अंदर। एफिल टावर एक प्लेस है, एक जगह है, पहला पॉइंट यहाँ पे आ गया। दूसरा ये कहाँ पे लोकेटेड है? पेरिस में। पेरिस में तो लोकेटेड है। अब इसने पेरिस का भी बात बता दी। पेरिस की क्या बात बताई कि पेरिस इज ए सिटी। पेरिस क्या है? एक शहर है। मतलब ये हो रहा है कि एफिल टावर की बात कर रहे हैं और उसके अराउंडिंग जितने भी अपने टॉपिक्स आ रहे हैं वो सभी टॉपिक्स के वहाँ पे बात कर रहे हैं। अब जैसे एफिल टावर इज़ लोकेटेड इन पेरिस, और पेरिस एक सिटी है, ठीक है। और फिर इसी हिसाब से यहाँ पे इसने ये बात कर दी जैसे द लुक्सोर, एक ये है, ये क्या है? म्यूजियम है, इज लोकेटेड इन पेरिस। मतलब एक टॉपिक, जो भी आप टॉपिक पकड़ते हो उसकी जितने भी इन डेप्थ के क्वेश्चन रेंज हो सकता है वो चीज़ों की बात करते हो इसके अंदर। जैसे मोनालिजा है, मोनालिजा क्रिएटेड किसने की थी? इसने की थी। और मोनालिजा किसके बारे में? इसके बारे में। और फिर मोनालिजा एग्जिबिटेड कहाँ पे हुआ था? इसके अंदर। अब ये क्या है? म्यूजियम है, कहाँ पे लोकेटेड है? पेरिस के अंदर। तो ये कहने का मतलब है कि हम जब भी एक पेरिस सिटी को जब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उसके अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन हम ऐड कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या इवेंट्स हुए थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। जैसे कोई एक छोटा सा एग्जांपल हो इनका। नहीं बना दे।
जैसे यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, ये कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, schema.com ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर भी दिखा रहा है टाइप क्या है स्कीमा का। ऑर्गेनाइजेशन जो स्कीमा होता है उसके अंदर आपने मल्टीपल चीज़ें देखी थी कि इसका टाइप क्या है, इसका नेम क्या है, नोज अबाउट। तो ये सारी चीज़ें होती है। जैसे आसिफ की बात करते हैं, आसिफ है कौन, आसिफ का जेंडर क्या है, आसिफ रहता कहाँ है, आसिफ क्या पढ़ता है, कौन सी क्लासेस पढ़ता है। तो आसिफ के बारे में मल्टीपल क्वेश्चंस ओपन होते हैं। अब इस सभी क्वेश्चन को जब हम एक पर्टिकुलर चीज़ में बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको हम सेमेंटिक एसईओ कहते हैं। कि जिस भी टॉपिक के ऊपर आप ब्लॉग्स लिख रहे हैं, जिस भी टॉपिक के ऊपर आप कुछ भी कंटेंट लिख रहे हैं, उसको आप इन डेप्थ में बताएं, ताकि उसके रिलेटेड आसपास जितने भी कंटेंट है, जितने भी क्वेश्चन अराइज होते हैं, वो सारे आपके ब्लॉग्स में इंक्लूड हो। सर तो ये ब्लॉग्स में ही मतलब वो किया जाता होगा ना, इंक्लूड किया जाता होगा हाँ ब्लॉग वाले पेज में। हाँ। जी जी अब जी। आज के टाइम में जो एसईओ हम करते हैं वो किस हिसाब से करते हैं कि जैसे मान लिया डिजिट का इंटीरियर डिजाइनर सर्विस इन लखनऊ, बस हमने एक कीवर्ड को जी। पिक कर लिया, उसी के रिलेटेड हम उस कीवर्ड को ऐड करने स्टार्ट कर देते हैं। अब सेमेंटिक एसईओ क्या कहेगा कि इंटीरियर डिजाइनर होता क्या है, क्यों यस करवाना सर। चाहिए, और कहाँ से करवाना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए, आपका बजट क्या बेनिफिट्स है। क्या है, ये सारी ये चीजें। जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं उन सभी चीज़ों को। तो ये सर लेकिन ब्लॉग वाले पेज में होना चाहिए ना, मतलब ब्लॉग वाले पेज में लोग ब्लॉग में ही लिखते होंगे। जाएगा, ब्लॉग के अंदर जाएगा, क्योंकि पेज के अंदर तो आप काफ़ी इंफॉर्मेशन दे नहीं सकते। जी 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 मेनली जी। पेज तो अपने उसी के रिलेटेड हम क्रिएट करते हैं, जो जैसे सर्विस पेज हो गया, अबाउट पेज हो गया, कॉन्टैक्ट अस हाँ। पेज हो गया, वही होता है। एक तुम्हारे पास यहाँ पे एक वेबसाइट भी आती है, आंसर द पब्लिक, सुनी भी होगी तुमने पहले। यस सर, सुना है ये। अब आंसर द पब्लिक के अंदर क्या होता है, तुम कोई भी एक टॉपिक लिखते हो, जैसे मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, हमने यहाँ पे लिखा है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। सर्च पे हम क्लिक करते हैं तो तुमको यहाँ पे पूरी दिखा देगा कि कौन कौन सी क्वेरी है। अभी लोड हो रहा है यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, अब इसने यहाँ पे सर्च वॉल्यूम दिखा दिया, कितना इसका सर्च वॉल्यूम है, कोस्ट पर क्लिक कितनी आ रही है, सारी चीज़ इसने बता दी। अब ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर नियर मी, जो ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विस नियर मी, इसको भी ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, तो ये उसने बता दिया। फिर इसके रिलेटेड इसने तुमको काफ़ी कीवर्ड्स भी यहाँ पे दे दिए कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस एग्रीमेंट टेम्पलेट्स, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस एड्स, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस एजेंसी। तो ये सारे इसने कंटेंट आइडिया दे दिया कि तुम किस किस चीज़ के ऊपर अपना कंटेंट को क्रिएट कर सकते हो। अब तुमको क्या करना है कि इन कंटेंट आइडिया जो ये लिया है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन जयपुर है, अब इस जयपुर यहाँ पे दिया है, तो इसको तुम यहाँ पे एक बार उसके अंदर कीवर्ड प्लानर के अंदर जाके इसको एनालाइज कर सकते हो कि तुम्हारी इस कीवर्ड के ऊपर कितना वॉल्यूम है, कितना कंपटीशन है, तो उसके बेस पे तुम इस पर अपना एसईओ का काम करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है। यस सर। तो जस्ट ये अपने को आइडिया देता है। एक हम मैं दूसरे टूल्स की बात बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ द सैमरस। है नहीं मेरे में भी। सैमरस टूल्स होता है जिससे भी तुम अपनी वेबसाइट की ऑडिटिंग कर सकते हो। तुमको गूगल के अंदर आना, सिंपल तुम यहाँ पे सैमरस सर्च करना। सैमरस से पहले हम एक टूल्स और पढ़ते हैं, दैट इज़ द स्क्रीमिंग फ्रॉग। स्क्रीमिंग फ्रॉग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे तो तुम यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, डाउनलोड कर लेना इसको। इसके अंदर भी तुम अपनी वेबसाइट की जो ऑडिटिंग वगैरह होती है वो कर सकते हो। जैसे साइट मैप क्रिएशन, आपकी वेबसाइट में कितने पेज है, वो सारी यूआरएल उनकी सभी चीज़ों को यहाँ पे बता देगा आपके। सर ये तो पेड पेड है ना, स्क्रीमिंग फ्रॉग। फ्री में भी देख सकते हो कुछ पार्ट। अच्छा अच्छा। दीपक क्लास कैसी लग रही है?
जैसे ही अपने डाउनलोड हो जाता है तो जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, यस पे क्लिक करके स्टार्ट कर देंगे इसको। तो ये कुछ टाइम लेगा, 1 या 2 मिनट। सर ये ऐसे सॉफ्टवेयर होता है क्या? हाँ, अच्छा। हमें तुम्हारे लैपटॉप में आ जाएगा। फिनिश पे क्लिक करना है, तो तुम्हारा ये ओपन हो जाएगा अभी। एसईओ एनालिसिस के लिए सबसे अच्छा टूल्स यही होता है क्या सर? स्क्रीमिंग फ्रॉम। सबके अलग अलग होते हैं। सेमनस भी अच्छा है, एचरफ भी अच्छा है। ये तो क्या होता है कि जब तुम फ्री के रिसोर्सेज देख रहे हो तो तुम अलग अलग जगह वो देखोगे। कोई चीज़ किसी पे अच्छी जी मिलती है, कोई चीज़ किसी पे अच्छी मिलती है, तो उसके लिए। जी। बाकी सब टूल्स, सब सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी लिमिटेशन होती है, सब सॉफ्टवेयर के अपने अपने फीचर्स होते हैं। अब तुमको यहाँ पे दिखा देगा, इस टाइप के पास आपकी विंडो आएगी, जिससे विंडो, फाइल व्यू, मोड कॉन्फ़िगरेशन, काफ़ी ऑप्शन तुमको यहाँ पे दिखाई देंगे। तुमको जस्ट यहाँ पे अपने डोमेन का नाम एंटर करना है। जैसे तुम अपने डोमेन का नाम एंटर करके यहाँ पे इसको देखोगे, स्टार्ट पे क्लिक करना, तो तुम्हारी वेबसाइट को एनालाइज करना स्टार्ट कर देगा। जैसे क्रोलिंग कर रहा है यहाँ पे 50%, पूरी वेबसाइट को एनालाइज कर लेगा। क्रॉलिंग में टाइम लेता है, थोड़ा सा टाइम लेगा आपको। जैसे अभी 87% आ गया, 88। हेलो हेलो। हाँ, सर थोड़ा जूम तो करिए सर, दिख नहीं रहा, बहुत छोटा छोटा दिख रहा इसके अंदर जूम नहीं होगा भाई, ये सॉफ्टवेयर है। है। सर ये क्या क्या बता रहा है सर? ये तुमको सारी अभी दिख रहा है वैसे थोड़ा बहुत तुमको। हाँ सर, ये HTML वगैरह लिखा हुआ है, नीचे ग्राफ बना हुआ है। हाँ, ये जूम नहीं हो पाएगा क्योंकि सॉफ्टवेयर है भाई ये। ठीक है, जी सर, ये बता दीजिए मतलब कि थोड़ी सी स्क्रीन कैसे। को तुम जूम करके देख लो अपने एंड पे जो होता है ना, थोड़ी सी वैसे करके। अब इसने 100% अपनी वेबसाइट को क्रोल कर लिया। अब यहाँ पे इंटरनल, एक्सटर्नल, ये सारे अपने कोड्स आते हैं जिनको हमको चेक करना होता है। ये आपकी वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेज है वो सारे पेजेज आ रहे हैं, और यहाँ पे इंडेक्सेबल, नॉन इंडेक्सेबल, ये सारी चीज़ें बताई हुई है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को ये देखना है कि ये जितने भी आपकी वेबसाइट के ऊपर पेज थे वो सारे यहाँ पे दिखा दिए। जैसे अभी 376 यूआरएल हमारी वेबसाइट पे क्रिएट हो रही है, 376 यूआरएल को इन्होंने यहाँ पे एक्सपोज कर दिया। अब इसमें दिखा रहे हैं कि जो यूआरएल है इसके ऊपर अपने नो इंडेक्स टैग लगाया हुआ है, इसके अंदर भी नो इंडेक्स टैग हुआ है, तो ये सारी चीज़ें इसने बता दी। इसको तुम सीधा यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट पे क्लिक करना, इस फाइल को सेव पे क्लिक कर लेना, तो तुम्हारी फाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी आपकी, ये वाली। इसके अंदर पूरी रिपोर्ट आ गई कि तुम्हारी वेबसाइट के अंदर कितने पेज है, कितने क्या है। तो हम उसके हिसाब से अपने हिसाब से देख सकते हो कि कितने पेज आपके इंडेक्स है, कितने पेज आपके इंडेक्स नहीं है।
अब ये एक्सटर्नल का पार्ट आता है। एक्सटर्नल होता है कि तुम्हारी वेबसाइट से लिंक किस किस वेबसाइट के ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे दिखा देगा कि तुम्हारी जो वेबसाइट है उस पर इस पे भी जा रही है, इस पे भी जा रही है, तो किस किस वेबसाइट के ऊपर तुम्हारी एक्सटर्नल वेबसाइट, जैसे मेरी मेन वेबसाइट क्या होगी, janityadav.com। अब डिजिटल जनित में दूसरी वेबसाइट है, तो जनित यादव से डिजिटल जनित पे जा रही है URL, तो वो यहाँ पे एक्सटर्नल के अंदर आ रहा है। ये कुछ सिक्योरिटी के पार्ट आते हैं कि जो आपकी GS की फाइल वगैरह है वो थोड़ी इंडेक्स हो रही नहीं हो रही, तो उनको आप हटा सकते हो अपनी। मेन इसके अंदर जो अपना आता है ये URL आता है, इसके अंदर जितने भी आपके पेज की URL होती है वो सारी यहाँ पे आपको दिख जाएगी कि कौन कौन सी URL है और किसको हम फिक्स कर सकते हैं। तो URL से तुम यहाँ पे एक बार में सभी URL को कॉपी करके, जो हमने यहाँ पे सीट क्रिएट नहीं की थी ये वाली URLs के नाम्स पे, जो भी अपनी करंट URL है वो यहाँ पे आएगी। तो इसी हिसाब से तुम एक बार में अपनी सभी URL को यहाँ पे पेस्ट कर लेना, और उसमें से जिनको तुमको लग रहा है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, तुम वहाँ से चेंज कर सकते हो। सर हेलो हेलो हाँ, सर, सजेस्टेड यूआरएल कैसे आई थी सर, एक बार फिर बताएंगे वो सर? तो तुम क्रिएट करोगे ना। तो सर भूल गया, फिर से देखना पड़ेगा मुझे थोड़ा। सजेस्टेड URL का मतलब होता है कि जैसे पोर्टफोलियो का पेज है, अब इसमें जी अभी URL कौन सी लगी हुई है, पेज ID। सजेस्टेड जी जी URL के अंदर तुम पेज का नाम ऐड कर सकते हो, या फिर जिस कीवर्ड पे तुम टारगेट कर रहे हो उस कीवर्ड को यूज कर सकते हो। जी सर। अब पेज टाइटल आता है, तुमको यहाँ पे सब पे दिखा देगा कि ये तुम्हारी वेबसाइट के जितने भी पेज है वो सारे पेज यहाँ पे दिखा रखे हैं। अब इन पेजेस के अंदर कौन कौन सा टाइटल यूज किया हुआ है, टाइटल की लेंथ क्या है, और टाइटल कितने विड्थ का है, इंडेक्सेबल स्टेबल क्या है, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं तुम वन बाय वन जो एक्सटेंशन के थ्रू चेक करते हो वो तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे सारे एक बार में, कि जैसे ये पर्टिकुलर पेज है, इस पर्टिकुलर पेज पे कौन सा टाइटल यूज किया हुआ है, और इस टाइटल का लेंथ कितनी है, यहाँ पे तुमको दिख रहे हैं ना 42 करेक्टर्स है। तो एक बार में ही तुम अपनी सीट में जाके पेस्ट कर सकते हो। इसी हिसाब से तुमको पूरी वेबसाइट के मेटा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दिख जाएंगे, मेटा कीवर्ड्स दिख जाएंगे तुमको यहाँ पे, H1 हेडिंग दिख जाएगी कि कौन से पेज में कौन सी, जैसे ये पेज है मेन वाला, इसके अंदर ये हमने H1 हेडिंग क्रिएट की हुई है, ये H2 की हुई है, इसमें सभी आपको दिख जाएगी कि कौन से पेज में कौन सी आपने H1 हेडिंग रखी हुई है। और ये H2 होती है, H2 भी आपको दिखा देगा कि इस पेज के अंदर कौन सी आपने H1 रखी है, कौन सी H2 रखी है। ये कंटेंट आता है कि इस पेज के अंदर टोटल वर्ड ऑफ द कंटेंट कितना है, कितने सेंटेंस काउंट है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे बता देगा। इमेज कौन कौन सी है ये यहाँ पे दिखा देगा। कैनोनिकल URL, जैसे ये मेन है जो कैनोनिकल हमने डिस्कस की थी, कौन सी URL पे किस पे लगा हुआ है, पैजिनेशन कितने हैं, डायरेक्टिव href जावास्क्रिप्ट वगैरह जितनी भी फाइल्स होती है वो सारे आपको यहाँ पे दिखा देगा। अपना जो मेन काम होता है आपको जो चेक करना, दैट इज़ द पेज टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड, H1 H2 इमेज, इन सभी चीज़ों को आपको चेक करना है। ठीक है, बाकी वन बाय वन तो हम यहाँ पे बता चुके हैं कि कैसे हम उस एक वेबसाइट के पेज को ऑडिट करते हैं, वो सारी चीज़ें तो हम बता चुके हैं। इसमें होता है कि आप बल्क में अपनी पूरी वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हो। अब जब आप इश्यू की टैब पे जाओगे तो ये मेन मेन इश्यू आ रहे हैं। जैसे सबसे पहले कह रहा है कि इन इश्यू को आपको रिजोल्व कर लोगे तो आपने एसईओ के जितने भी पार्ट के इश्यू होते हैं वो मोस्टली रिजोल्व कर लिया। जैसे सबसे पहले आ रहा है कि इमेज अवर 100 KB, कि 100 KB से ज़्यादा साइज की इमेज कौन कौन सी है, तो ये सारी 100 KB से ज़्यादा साइज की है। उसके बाद पेज टाइटल 30 करैक्टर से कितने कम है, तो ये पेज टाइटल जिसमें 30 करैक्टर से कम है तो आप उसको देख सकते हो। मिनिमम जो हमने बात की थी 50 से 60 के बीच में रखना होता है। पेज टाइटल दिखा दिया कि इन इन पेज पे जिन पे 60 से ज़्यादा करैक्टर हैं। ठीक है, तो ये सारे फिक्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपनी वेबसाइट का चेक कर सकते हैं कि आप अपनी वेबसाइट में कैसे चीज़ों को चेक कर सकते हैं, एक बार में सभी इश्यू को कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है कोई समझा? नहीं हेलो सर। सर। यही होता है कि तुमको जब तुमने यहाँ पे आ गया तुम इस सीट को पूरी को एक्सपोर्ट कर सकते हो। मान लीजिए तुम ये है इमेज
मिसिंग एल टेक्स्ट है, तो इसने एक बार में बता दिया कि कौन कौन सी इमेज है जिसका एल टेक्स्ट मिस है। तो तुम सिंपल एक्सपोर्ट सीट पे क्लिक करोगे, सेव पे क्लिक करोगे और तुम्हारी सीट है वो डाउनलोड हो जाएगी। और इस सीट को तुम वहाँ पे देख लोगे। सर इसका फ्री वर्जन कितने यूआरएल तक अवेलेबल है? 500 तक होता है शायद। 500 तक, उसके बाद पेड वर्जन लेना पड़ेगा ना? फिर तुमको अच्छा। अलग अलग स्कैन करनी पड़ेगी इसके अंदर मैनुअली। जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास एल टेक्स्ट आ गया, किस किस के अंदर एल टेक्स्ट नहीं है उनको तुम अपने हिसाब से यहाँ पे सीट के अंदर रख सकते हो। ये तुमको सब डोमेन का ऑप्शन आता है कि तुमको सब डोमेन भी स्कैन करनी है, या फिर तुम फिर को अलग अलग एग्जैक्ट यूआरएल करोगे। जैसे एग्जैक्ट यूआरएल पे क्लिक करोगे, स्टार्ट पे क्लिक करोगे, अब केवल ये उसी यूआरएल का बताएगा जो आपकी मेन यूआरएल है। जो ये यूआरएल है ना मेन वाली, इसी का बताएगा। ठीक है, इसके अंदर इश्यू यहाँ पे तुमको दिखा देगा। ओवरव्यू के अंदर ये पूरा डाटा तुम्हारे यहाँ पे आ गया। इसी हिसाब से तुम इसके अंदर जितने भी सब डोमेन्स होती है इसके अंदर की, वो भी तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो। हेलो, जी सर। ये जिस पूरी रिपोर्ट कर दी इसने यहाँ पे, तो इस हिसाब से हम अपनी वेबसाइट की ऑडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, फिर कोई क्वेश्चन इसमें? सर एक बार यही बता दीजिए कि डायरेक्ट ये डाउनलोड वहीं से होगा, इसे गूगल पे सर्च करने पे स्क्रीमिंग फ्रॉग? हाँ, वही जो भी प्रोसेस बताया था ना, नेट पे सिंपल तुमको स्किमिंग फ्रॉग। जी। जैसे तुम्हारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है, तुमको यहाँ पे स्किमिंग फ्रॉग लिखना है अपने विंडो की टैब में, एंटर पे क्लिक कर देना, तुम्हारे यहाँ पे विंडो सेम एप्लीकेशन की तरह लॉन्च हो जाएगी। अलग अलग डोमेन डाल के उसके बाद में हम ये इसको चेक कर सकते हैं? हाँ, वो मैनुअली करना पड़ेगा फिर आपको, अलग अलग डोमेन जो डाल डाल के वहाँ पे। हाँ हाँ। जी जी। हेलो हाँ। सर, ये बहुत छोटा दिख रहा है, ये वन इंडेक्सेबल लिखा है सर लास्ट में, ये रिपोर्ट में आखिरी में ये वन क्या लिखे हुए सर? इसमें अपने को नहीं करना, अपने को जस्ट ये जो यूआरएल है, जो इमेज की यूआरएल है ये तो, जी सर। जैसे ये यूआरएल है ना जिनका एल टेक्स्ट नहीं है पूरी वेबसाइट के ऊपर, तो वो उसने फाइंड करके दिया है। अब अपने को अपने हिसाब से ऐड करना है कि इसके अंदर हम क्या क्या यूआरएल ऐड कर सकते हैं, क्या एल टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है फिर सर गाइस। एक सैमरस बता हाँ, रहे थे ना, सैमरस बताने वाले थे एक टूल और। उसको कल बताएंगे। अब इसको कल बताते हैं। सर अभी क्या क्या बचा हुआ है एसईओ में सर? मेन थोड़े बहुत वैसे ही पार्ट बचे हैं, एक दो दिन और लग जाएंगे बस। जी सर। बाकी तुमने ऑन पेज वो पेज टेक्निकल बेसिक ये सब चीज़ें तुम देख चुके हो। जी सर। 9-10 घंटे से ज़्यादा क्लास हो चुकी है अपनी एस पे। सर अभी टूल्स कुछ बचे हैं क्या, एसईओ टूल्स जो बताने वाले थे कि वो वो तो हो गए? आपके फ्री के तो हो जाएंगे, एचआरएफ हो गया, सामरस हो गया, ये थोड़े बहुत है। कीवर्ड प्लानर हमने देख लिया, एनालिटिक्स भी देख लिया, सर्च कंसोल भी देख लिया। जी जी। बाकी तुम पढ़ो, फिर लग जाएगी। 11-12 घंटे की अपनी क्लास होगी टोटल एसईओ की ना। जी सर। सर बाकी इसके बाद क्या पढ़ेंगे सर एसईओ के बाद? फेसबुक एड्स। जी सर। एड्स पढ़ाएंगे सर, सोशल मीडिया पहले पढ़ाएंगे? एड्स पढ़ा। सर पहले
पहले सर वो पढ़ा दीजिए ना, गूगल माई बिजनेस। वो पढ़ लो भाई, वो 2 सर दिन का उसके काम बाद, है, 2-3 दिन का। जी सर वही पढ़ा दीजिए सर। और ठीक है, वो पढ़ लेना, फिर सोशल मीडिया पढ़ लेंगे। जी सर। ठीक है गाइस, बाय। ओके।